दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे विनिंग स्टॉक्स के बारे में विद विजन 2031 के लिए लॉन्ग टर्म शेयर्स एग्जांपल्स के साथ। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी स्टॉक फ्यूचर में चलकर विनिंग होगा या नहीं ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान रखते हुए बिजनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनमें कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो एंड एग्जीक्यूशन के साथ ही साथ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज मौजूद हो। तो यहाँ पर शुरू करते हैं मेरी पोर्टफोलियो के एक सर्टेन स्टॉक से जिसमें कि मैंने इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग की थी। अब इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अगले 1 से 2 मिनट में। उसके बाद हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे ये जो कंपनी है ये है डाटामैटिक्स लिमिटेड। अब आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा इस कंपनी के बारे में। अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो शायद आपको मालूम होगा, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशंस कर रखे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो मात्र 53 रुपये 59 पैसे के आसपास की एवरेज बाइंग प्राइस निकल के आ रही है और यहाँ पे करीब 1400% का आसपास ओवरऑल रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं रिटर्न्स आपको यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें दिखाना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में और मेरी डिसीजन मेकिंग के बारे में कि कैसे डिसाइड करते हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से विनिंग स्टॉक्स को। तो यहाँ पर डाटामैटिक्स जो है वो एक डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऑपरेशन एंड एक्सपीरियंस कंपनी है विच एनेबल्स द ग्लोबल एंटरप्राइजेस टू डिप्लॉय डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू एनहांस देयर प्रोडक्टिविटी एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे ये तो हाई लेवल पे बात हो गई, ऑलमोस्ट सभी आईटी कंपनीज कुछ ना कुछ इसी तरीके का करती हैं, लेकिन क्या डिफरेंट था इस पर्टिकुलर कंपनी में अब उसको देखने से पहले ये देख लेते हैं कि रेवेन्यू एंड एबिटा ग्रोथ यहाँ पे कैसी रह रही है। पिछले 5 सालों की देखें तो रेवेन्यू करीब 14% के CAGR से ग्रो कर रहा है, वहीं पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है करीब 20% के CAGR से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब हम एनालिसिस करते हैं राइट किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग से पहले, खासतौर पर जब हम विनिंग स्टॉक्स की बात करते हैं तो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनके की बिजनेसेस विनिंग कैटेगरी के होते हैं, यानी कि जिनके बिजनेस में ग्रोथ का स्कोप होता है। फॉर एग्जांपल अगर आज हम बात करें कि अगले 5-10 सालों में कौन से ऐसे टेक्नोलॉजी या कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज दिख रही हैं जिसमें कि ग्रोथ का स्कोप दिख रहा है, तो आप कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज देख रहे हैं आप अपने आसपास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़कर, कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये बिजनेसेस अगर आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद हम कंपनियों के एनालिसिस करते हैं उन सर्टेन बिजनेसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो कंपनी है राइट, AI पावर्ड प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर डिजिटल टेक्नोलॉजीज बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है पर्टिकुलर कंपनी, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो, चाहे ऑटोमेशन हो, चाहे क्लाउड पे हो, ये आज की नहीं, ये 2014 से पहले की सर्विसेज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। यानी कि ये चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जर्नी की शुरुआत हो ट्रू AI के साथ, चाहे 2023 में जेन AI ट्रू बॉट एंड ट्रू कैप प्लस हो, चाहे 2024-25 में। अब देखिए तो धीरे धीरे ही सही ये पहले से ही इन्होंने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या स्कोप है ग्रोथ का, एंड उसके साथ ही साथ 2013-14 से ही ये उस पर्टिकुलर फील्ड में कहीं ना कहीं से अपने आप को लेकर आए। अब अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस में भी ये बातें शुरुआती लेवल पे हुई थी, बट वहाँ पे कंपनी के हायर मैनेजमेंट ने ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स नहीं करे और उसका असर हमें उस पर्टिकुलर कंपनी पर आज के समय पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी भारत की IT कंपनीज पे एक बुरा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि उनके स्टॉक प्राइसेस में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है क्योंकि उन्होंने पहले के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहीं ना कहीं से एक्सपेंसेस नहीं किए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं से देखी और साथ ही साथ ये देखा कि ये कैसे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं और कैसे फोकस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस पर। अब यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल्स देखें डाटामैटिक्स के तो अब देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% के आसपास है, कंसिस्टेंटली डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, साथ ही साथ डेट टू इक्विटी मात्र 0.14 है, पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 7 का है। पेट्रोस्की स्कोर 9 पॉइंट्स का एक स्कोर होता है
उस स्कोर में 9 में से 7 नंबर इसको मिल रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का करीब 8% के आसपास रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 20 का है एंड पीजी रेशियो यहाँ पे करीब करीब 2 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो बस इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, रिटर्न ऑन इक्विटी उस समय पे 2020 में जब इन्वेस्टमेंट किया होगा मैंने, तब देखा होगा कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी कैसी है। हो सकता है कि कभी रिटर्न ऑन इक्विटी किसी सर्टेन साल में 10-12 के आसपास पहुंच जाए, बट ऑन एन एवरेज पिछले 5-6 सालों की जब डिसीजन मेकिंग कर रहा था तो पिछले 5-6 सालों की रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डिविडेंड उनका कैसा रह रहा है, ये सब स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब हमें समझ में आता है कि हाँ वैल्यूएशन का इंतजार करना है या नहीं, क्योंकि सेकंड स्टेप आता है मेरी इन्वेस्टिंग में ओवरऑल वैल्यूएशंस का, यानी कि जब स्टॉक प्राइसेस में गिरावट हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जब की गई थी इस पर्टिकुलर ईयर में इन्वेस्टमेंट करने की, तो 2015 से 800 करोड़ से करीब करीब 40-50% के आसपास सेल्स में ग्रोथ हुई थी एंड 49 करोड़ रुपए के आसपास से प्रॉफिट में यहाँ पे भी करीब करीब 20-25-30% के आसपास ही सही बट ग्रोथ देखने को मिल रही थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिजनेस हमारे लिए जरूरी होता है जब भी हम एनालिसिस करें, और पिछले 5-6 सालों का रेवेन्यू ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे आप देखिए तो 2014 के बाद से स्टॉक में गिरावट हुई और 2016 तक करीब करीब 46 रुपए का था। उसके बाद 2017, 18, 19 सर्टेन लेवल्स पे था, लेकिन यहाँ पे आईटी सेक्टर में गिरावट के साथ ही साथ इसमें भी गिरावट हुई और कोविड में इसने एक तरह से लो मार्क कहीं ना कहीं टच किया था। उसके बाद यहाँ पे 52-60 रुपए के आसपास का एवरेज बाइंग प्राइस निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, ये मात्र हिस्ट्री है। लेकिन इस सर्टेन पीरियड में राइट 2014 से 2019-20 तक एआई पर कंपनी क्या कर रही थी, ये फिगर आउट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज आप किसी सर्टेन कंपनी के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि विनिंग स्टॉक्स क्या होते हैं, क्या वो विनिंग स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं या नहीं, तो आपको बिजनेस पर फोकस करना होगा और ऐसे बिजनेसेस देखने होंगे जिनमें कि ग्रोथ का स्कोप होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है राइट, ये KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब ये KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सुनने में IT कंपनी लग रही है, बट ये कहीं ना कहीं से रिलेटेड है AI एंड साथ ही साथ ऑटो सेक्टर से। अब ऑटो सेक्टर में भी क्या एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है, ये देखना है हमें। साथ ही साथ ये देखना है कि जब डीजल एंड पेट्रोल की गाड़ियां हैं, धीरे धीरे ही सही कहीं ना कहीं से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंप्रूव होंगे या इंक्रीज होंगे, तब एडास एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। तो यहाँ पर इनके जो कंपनियों के जो रीसेंट डेवलपमेंट्स होते हैं, यानी कि जो इनके पास ऑर्डर बुक होती है, जो नए नए डील्स ये लेके आते हैं क्लाइंट से, वो स्टडी करना, वो देखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये देखिए तो आप देख सकते हैं कि ये एक ग्लोबल पार्टनर है टू द ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी इकोसिस्टम फॉर मेकिंग सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स। अब जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या ऑटो सेक्टर की, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात करते हैं राइट। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी आप देखेंगे तो जो टेस्ला जैसी कार्स आजकल आ रही हैं जो कि ऑटो ड्राइविंग पे चलती हैं, उनमें कहीं ना कहीं से मोस्टली सॉफ्टवेयर डिफाइंड या डाटा एनालिटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ऐसे में जो सर्टेन कंपनी इस पर्टिकुलर सिस्टम पे काम कर रही है, उस कंपनी की स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, AI एंड डिजिटल सॉल्यूशंस की इस पर्टिकुलर कंपनी की। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम KPIT टेक के फंडामेंटल्स देखें तो यहाँ पे आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, डिविडेंड यील्ड 1.12% के आसपास है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.24 है। हालांकि पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे मात्र 4 का है, लेकिन सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का देखिए तो करीब करीब 40% के आसपास सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 का है एंड PG रेशियो यहाँ पे 1.45 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इसके ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड की, तो 2019 में करीब 641 करोड़ का सेल्स था। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट करीब 55 करोड़ रुपए के आसपास था। 2021-22 में देखें तो 2400 करोड़ के आसपास सेल्स हो चुका था एंड 276 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे ओवरऑल नेट प्रॉफिट हो चुका था। एंड लेटेस्ट डाटा यहाँ पे देखें तो 6400 करोड़ रुपए के आसपास ओवरऑल सेल्स हो चुकी है एंड करीब करीब 634 करोड़ रुपए, 37 करोड़ इनफैक्ट के आसपास हमारा नेट प्रॉफिट हो चुका है इस पर्टिकुलर कंपनी का। इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें
तो यहाँ पे जून 2023 में करीब 40% के आसपास प्रोमोटर्स थे, 21% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब 37-38% के आसपास FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा पर ध्यान दें तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से जो 2026 के मार्च का डाटा है, यहाँ पे 40% के आसपास प्रोमोटर्स है, 22% के आसपास पब्लिक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 38% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती जिनमें कि FIs एंड DIs ना के बराबर होते हैं। अब जब डाटामेटिक्स में इन्वेस्टमेंट की डिसीजन मेकिंग की थी राइट, तो वहाँ पे ना के बराबर थे। इनफैक्ट आज भी आप देखेंगे तो डाटामेटिक्स में 40-45 हज़ार ही टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं इनफैक्ट, और वहाँ पे 1-2% ही वहाँ पे FIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। तो सारे डाटा क्यूमुलेटिव वे में हमें देखना होता है। कुछ कंपनियों में FIs एंड DIs इन्वेस्टेड रहते हैं, कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो कि सर्टेन थीम में आती हैं। उस थीम में अगर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट करना ही होता है उस पर्टिकुलर स्टॉक में भी। तो ये सब बातें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें राइट हमें कहीं ना कहीं से समझ में आनी चाहिए कि क्या हो रहा है, डाटा क्या है और क्या ग्रोथ पर्सपेक्टिव बन रहा है सर्टेन स्टॉक में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं SCL टेक के बारे में। SCL टेक में अगर हम लेटेस्ट डील्स की बात करें तो करीब $9,323 मिलियन के आसपास 2026 में हमें नए डील्स देखने को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में। साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से Q4 जो है, अब हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से IT स्टॉक्स में बहुत पिटाई हो रही है, लेकिन फिर भी करीब $1936 मिलियन के आसपास नए डील्स मिले हैं SCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका जो $100 मिलियन प्लस का जो ओवरऑल क्लाइंट है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स, वो बढ़ा है। मार्च 2026 में 23 हो गए, पिछले साल ये करीब 22 थे। अब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर इसमें एक की बढ़ोतरी है, एक नया क्लाइंट ऐड हुआ है। क्या वो क्लाइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ये देखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम देख रहे हैं राइट विनिंग स्टॉक्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे जिस पर्टिकुलर क्लाइंट को ऐड ऑन किया गया है वो क्लाइंट किस पे काम करवाना चाहता है इस पर्टिकुलर कंपनी से, वो स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है राइट। 50 मिलियन प्लस की नंबर ऑफ क्लाइंट्स यहाँ पे 8 हुए हैं और वहीं पे अगर हम देखें तो 20 मिलियन प्लस के करीब 2 क्लाइंट्स इस क्वार्टर में कम होते हुए दिखाई दिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितने क्लाइंट्स रिड्यूस हो रहे हैं या कितने क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं अगले 1-2-3 क्वार्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है। तो इसलिए सारी बातें हमें ध्यान में देके चलनी चाहिए जब भी हम इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी डील्स हैं, कौन सी कंपनीज कितने $मिलियन का इनके पास ऑर्डर्स लेके आ रही हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, इनके मैनेजमेंट जो है मीटिंग्स में क्या कहते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इस सब पर ध्यान देना चाहिए। ना कि इस न्यूज़ में क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या हो गया है, US में क्या हो गया, ईरान में क्या हो गया, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है। लेकिन ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर, रियलिटी में क्या होता है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे ऐसे में HCL टेक का फंडामेंटल्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 24% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31% है, डिविडेंड यील्ड देखिए 4.80% के आसपास है। कितनी कंपनी आप जानते हैं जहाँ पे डिविडेंड यील्ड 3-4 से ज़्यादा है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अब ये नहीं कि आप वो कंपनियाँ कमेंट कर रहे हैं जहाँ पे 15-20 केवल शेयर होल्डर्स हैं, वो जो भी प्रॉफिट पाते हैं अपने आप में बांट लेते हैं अपने घर के सदस्यों में। ऐसी कंपनियां आप मत बताइएगा नीचे। ठीक, यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.07 है। तो अगर कल को इसको ज़रूरत पड़ी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकती, राइट। अब किसी कंपनी के पास डेट ही बहुत ज़्यादा होगा तो वो नए चीज़ों पे क्या एक्सपेरिमेंट करेगा। पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे 7 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 12% के आसपास रही, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 17 के आसपास है, हालांकि पीजी रेशियो यहाँ पे 3 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2015 में करीब 36,000 करोड़ का सेल्स था, 7,400 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट था। 2022 में देखिए तो 85,000 करोड़ का सेल्स हो चुका था, 13,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो चुका था। एंड लेटेस्ट डाटा के हिसाब से देखें तो 1,30,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे सेल्स है
एंड 16,600 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में क्या कर रही है, कंपनी सेल्स के मामले में क्या कर रही है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पाथ पे है या नहीं, पिछले 5-10 सालों का डाटा जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टडी करना डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जून 2023 में करीब 61% के आसपास प्रमोटर्स थे, केवल और केवल 4.5% पब्लिक, और यहाँ पे करीब 33-34% के आसपास FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। अगर हम लेटेस्ट डाटा पर ध्यान दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 61% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स हैं, केवल और केवल 4.36% पब्लिक है, और यहाँ पे अभी भी 34-35% के आसपास FIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। तो AI की वजह से स्टॉक्स में गिरावट खासतौर पे IT स्टॉक्स में पिछले कई महीनों से देखने को मिल रही है, राइट। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमारे FIs एंड DIs, क्या कर रहे हैं, क्यों ये नहीं जा रहे हैं, कुछ तो बात होगी, राइट। तो थोड़ा बहुत हमें इस पर भी ध्यान देके चलना होता है। सो ऑल इन ऑल वेल्थ क्रिएशन जो है, राइट, अक्सर पेशेंस से बनती है, ना कि प्रेडिक्शन से। काफी लोग आते हैं मल्टीबैगर ढूंढते हैं, 10 का 50 करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिजनेस पर फोकस करते हैं। तो अगर मुझे 2031 के लिए स्टॉक्स, विनिंग स्टॉक्स अगर ढूंढना हो तो ऐसे में मैं फोकस करूंगा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर। एंड 5 चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो सेल्स का ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड, तीसरे नंबर पर डेट कंपनी के पास कितना है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौथे नंबर पर मेरे लिए मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट की कमेंट्रीज क्या कह रही हैं, यानी कि उनके स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड 5वें नंबर पर उस ओवरऑल इंडस्ट्री का, उस ओवरऑल सेक्टर का ओवरऑल रनवे कितना बड़ा है, यानी कि ग्रोथ का स्कोप कितना ज्यादा है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो आई थिंक यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह के स्टॉक्स पे 2031 को देखते हुए विनिंग स्टॉक्स विजन है मेरा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी नज़र में 2031 के लिए पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है, ये भी कमेंट करिए, ताकि और भी लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में डिस्कशंस कर सकें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए, और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।